हेलो क्लास। हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ फुट एंड एंकल पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। साइनस टर्सी एरिया, दिस इज अ डिप्रेशन विच लाइज जस्ट एंटीरियर टू द lateral malleolus and is filled with the extensor digitorum brevis and a pad of fat। यह एक गड्ढा है जो लेटरल मेल्योलस के ठीक आगे होता है और इसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस और फैट का पैड होता है। साइनस टॉर्सी एरिया क्या है? ये गड्ढा है। The dome of the talus is palpated with the foot in plantar flexion and inversion। प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्सन, पैर को प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन की स्थिति में रखकर टेलस के डोम को महसूस किया जा सकता है। A greater part of this dome is felt on the lateral side as compared with the medial side। इस डोम का ज़्यादातर हिस्सा मीडियल साइड की तुलना में लेटरल साइड पर महसूस होता है। मीडियल साइड की तुलना में लेटरल साइड पर ज़्यादा महसूस होता है। Very rarely a defect may be palpable as in osteochondritis डिसिकेंस। बहुत कम मामलों में कोई खराबी महसूस हो सकती है, जैसे ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिसिकेंस। द inferior tibiofibular joint is located just proximal to the talus with the anterior tibiofibular ligament overlaying this joint। inferior tibiofibular joint talus के ठीक ऊपर यानी प्रॉक्सिमल स्थित होता है और एंटीरियर ट्यूबियोफिबुलर लिगामेंट इससे जॉइंट के ऊपर होता है। Area of the hind foot, the bare part of the dome of the talus protrudes posteriorly from behind the ankle joint। हिंड फुट जॉइंट का एरिया टेलस के डोम का खुला हिस्सा एंकल जॉइंट के पीछे की ओर निकला होता है। द मीडियल tubercle of the calcaneus which lies on the medial plantar surface of the calcaneus and is large and broad gives attachment to the abductor longus muscles medially and to the flexor digitorum brevis and the plantar aponeurosis anteriorly। कैल्केनियस का मीडियल ट्यूबरकल जो कैल्केनियस की मीडियल प्लांटर सतह पर स्थित होता है और बड़ा और चौड़ा होता है, वह मीडियल तरफ यानी अबडक्टर हेलुलस लॉन्गस मसल्स और आगे की तरफ फ्लेक्सर डिजिटोरस ब्रेविस और प्लांटर एपोन्यूरोसिस से जुड़ता है, तो चारों तरफ जुड़ रहा है। It may occasionally be seen as a bony spur which is tender or palpation। यह कभी कभी एक बोनी स्पर यानी हड्डी का उभार के रूप में दिख सकता है जो छूने पर दर्द करता है। द मीडियल ट्यूबरकल ऑफ द कैल्केनियम is weight bearing while the lateral tubercle is not। कैल्केनियम का मीडियल ट्यूबरकल वजन उठाने का काम करता है जबकि लेटरल ट्यूबरकल ऐसा नहीं करता है। कैल्केनियम का मीडियल ट्यूबरकल वजन उठाने का काम करता है जबकि लेटरल ट्यूबरकल नहीं, यानी वो वजन नहीं उठाता है। इन चिल्ड्रन the posterior aspect of the calcaneus is tender
which is now as severe epilepticus. बच्चों में कैलकेनियस का पिछला हिस्सा दर्दनाक होता है, जिसे सेवर्स एपिफिसिटिस के रूप में जाना जाता है। प्लांटर सरफेस, तलवे की सतह। दिस इज एग्जामिन विद द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट फेसिंग द एग्जामिनर। इसकी जांच तब की जाती है जब पैर का तलवा जांच करने वाले की ओर हो, यानी जो पैर का जो तलवा है वो जो डॉक्टर है या जो भी थेरेपिस्ट है उसकी तरफ हो। दिस सरफेस इज डिफ़िकल्ट टू एग्जामिन बिकॉज ऑफ द फेशियल बैंड्स फ्रॉम द पामर aponeurosis which limit palpation of the bony prominence। इस सतह की जांच करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें फेशियल बैंड होते हैं जो हड्डियों के उभार को छूकर महसूस करने में रुकावट डालते हैं। हड्डियों के उभार को छूकर महसूस करने में रुकावट डालते हैं। Palpating from the calcaneus distally along the medial longitudinal arch of the foot toward the great toe beneath the first metatarsal head is the flexor brevis tendon, which has two sesamoid bones which may be inflamed in some cases, giving rise to a sesamoiditis which is tender। एड़ी की हड्डी कैलकेनियस से पैर के अंदरूनी हिस्से यानी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के साथ साथ बड़े अंगूठे की ओर छूते हुए आगे बढ़ने पर पहले मेटाटार्सल हेड के नीचे फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस टेंडन होता है। इसमें दो सेसमॉइड हड्डियां होती हैं जिनमें कभी कभी सूजन आ जाती है, जिससे सेसामोइडिस हो जाता है और उस जगह दर्द या छूने पर तकलीफ होती है। दर्द होता है, छूने पर तकलीफ होती है। कंटिन्यूइंग पल्पेशन जस्ट लेटरल टू द फर्स्ट मेटाटार्सल हेड, the transverse arch of the foot lays and is felt from the first to the fifth metatarsal heads। पहले मेटाटार्सल हेड के ठीक बगल में छूने पर पैर का ट्रांसवर्स आर्च महसूस होता है, जो पहले से पांचवें मेटाटार्सल हेड तक फैला होता है। पहले मेटाटार्सल से छूते हैं, उसके हेड्स के पास से जब छूते हैं तो उसके छूने पर ट्रांसवर्स आर्च महसूस होता है, जो पहले से पांचवें मेटाटार्सल हेड तक फैला होता है। ओकेजनली टेंडरनेस में बी फेल्ट ओवर द सेकंड मेटाटार्सल हेड इन फ्रैक्चर्स विच आर क्वाइट कॉमन इन द सेकंड मेटाटार्सल नेक। कभी कभी दूसरे मेटाटार्सल हेड पर दर्द महसूस हो सकता है, जो अक्सर दूसरे मेटाटार्सल की गर्दन में फ्रैक्चर के कारण होता है। ओकेजनली कैलियोसिटी में बी पल्पेटेड ओवर द फिफ्थ मेटाटार्सल हेड। और कभी कभी पांचवें मेटाटार्सल हेड पर सख्त त्वचा या गांठ महसूस हो सकती है। Soft tissue palpation, this is carried out in various zones। सॉफ्ट टिश्यू यानी कोमल ऊतक की जांच यह कई जोन में की जाती है, अलग अलग जोन में। तो जोन फर्स्ट, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, दिस एरिया इज द साइट ऑफ अ कॉमन डिफॉर्मिटी नेमली द हेलक्स वेगस एंड
ब्यूनियन। पहले मेटाटार्सल की हड्डी का हेड, यह हिस्सा हेलक्स वाल्गस और बनियन जैसी आम विकृति वाली जगह है। हेलक्स वाल्गस और बनियन। इट इज अ डिफॉर्मिटी characterized by lateral deviation of the big toe, which in some cases may be so excessive that the big toe may overlap the second toe। यह एक ऐसी विकृति है जिसमें बड़ा अंगूठा बाहर की ओर मुड़ जाता है। कुछ मामलों में यह इतना ज़्यादा मुड़ जाता है कि बड़ा अंगूठा दूसरे अंगूठे के ऊपर आ जाता है। तो देखा होगा कई लोगों के पैर में अंगूठा उंगली के ऊपर या उंगली अंगूठे के ऊपर चढ़ जाती है। In some cases, the first metatarsal may be deviated medially in a condition called metatarsus primus varus। कुछ मामलों में पहली मेटाटार्सल हड्डी अंदर की ओर मुड़ जाती है, जिसे मेटाटार्सस प्रिमस वारस कहा जाता है। This may also form a projection of bone over the medial area of the first metatarsal head, and constant friction over this area may result in development of a bursa। इससे पहले मेटाटार्सल हेड के अंदरूनी हिस्से पर हड्डी का उभार बन सकता है, हड्डी का उभार बन सकता है और इस जगह लगातार रगड़ लगने से बरसा बन सकता है। दिस इज कॉल्ड अ बुनियन एंड इज टेंडर एंड इन्फ्लांट। इसे बनियन कहते हैं और इसमें दर्द व सूजन होती है। Sometimes gouty crystals may be deposited in the tissue about the joint, which can cause pain and deformity। कभी कभी जोड़ के पास आसपास के ऊतक में गाउट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे दर्द और विकृति होती है, दर्द और विकृति उत्पन्न हो जाती है। जोन सेकेंड, नेविकुलर टोवर्कल एंड टेलर हेड। नेविकुलर टोवर्कल और टेलर हेड। एज डिस्क्राइब प्रीवियसली, द प्लांटर पोर्शन ऑफ द टेलर हेड articulates with the sustentaculum tali and the anterior part of the posterior aspect of the navicular। जैसा कि पहले बताया गया है, टेलर हेड का निचला हिस्सा, प्लांटर हिस्सा सस्टेनिकुलम टैली और नेविकुलर के पिछले हिस्से के अगले भाग से जुड़ता है, पिछले हिस्से के अगले भाग से जुड़ता है। द टेलर हेड विच लैक्स सपोर्ट बिटवीन these two articulation is supported by the tibialis posterior tendon and the spring ligament, which extend from the sustentaculum tali to the navicular। टेलर हेड जिसे इन दोनों जोड़ों के बीच कोई सहारा नहीं मिलता, उसे टिबियस पोस्टीरियर टेंडन और स्प्रिंग लिगामेंट सहारा देते हैं। स्प्रिंग लिगामेंट सस्टेनटेकुलम टैली से नेविकुलर तक फैला होता है। दिस इज क्लियरली सीन इन पिस planus when this support is lost and the tailor head displays medially and plantarward, stretching the
spring ligament and the tibialis posterior to result in a loss of the longitudinal arch. यह स्थिति पेस प्लानस यानी सपाट पैर में साफ दिखाई देती है। जो प्लेन पैर होते हैं जिनमें आर्च नहीं होता पैरों में, जब यह सहारा खत्म हो जाता है और टेलर हेड अंदर की ओर मीडियली और नीचे की ओर प्लांटर की तरफ खिसक जाता है, इसे स्प्रिंग लिगामेंट और टिबियलिस पोस्टीरियर खिंच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पैर का लॉन्गिट्यूडिनल आर्च यानी लंबाई वाला घुमाव खत्म हो जाता है। दिस इज क्लियरली सीन एज अ callosity which develops over the prominent talar head and result in a valgus ankle of the calcaneus, especially when viewed from the posterior aspect of the foot. उभरे हुए टेलर हेड पर बनने वाली सख्त त्वचा कैलोसिटी के ऊपर कैलोसिटी के रूप में साफ दिखता है और इसके कारण कैल्केनियस एड़ी की हड्डी में बैलगस एंगल बन सकता है या बन जाता है, खासकर जब पैर को पीछे से देखा जाए। पैर को जब पीछे से देखा जाए तब। थर्ड जोन मीडियल मेलियोलस। The deltoid ligament is a broad and strong ligament which lies on the medial side of the medial malleolus. डेल्टॉइड लिगामेंट एक चौड़ा और मजबूत लिगामेंट है जो मीडियल मेलियोलस के अंदरूनी हिस्से मीडियल साइड पर स्थित होता है। बिलो द डेल्टॉइड लिगामेंट is the medial collateral ligament of the ankle joint. डेल्टॉइड लिगामेंट के नीचे एंकल जॉइंट का मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है। In the depression between the posterior aspect of the medial malleolus and the tendo-Achilles are the following structures from anterior to posterior: tibialis posterior tendon, flexor digitorum longus tendon, posterior tibial artery and tibial nerve, and flexor hallucis longus tendon. मीडियल मेलियोलस के पिछले हिस्से और टेंडो अंक्लीज के बीच के गड्ढे में आगे से पीछे की ओर संरचनाएं होती हैं। टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और टिबियल नर्व, और फ्लेक्सर हेलुलिस लॉन्गस टेंडन। The tibialis posterior tendon is very prominent when the patient inverts and plantar flexes the foot, when it is visible as it passes behind and inferior to the medial malleolus. जब मरीज अपने पैरों को अंदर की ओर मोड़ता है और नीचे की ओर झुकता है तो टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन साफ दिखाई देता है। यह मीडियल मेलियोलस के पीछे और नीचे से गुजरता है। इन केसेस ऑफ spasticity in polymyelitis or meningomycosis in which the other muscles around the ankle are weak, the tibialis posterior stands
out as a strong cord causing a plantar flexion and inversion deformity of the foot. पोलियोमाइलाइटिस या मेनिंगोमाइलोसिस जैसी स्थितियों में जहां टखने के आसपास की दूसरी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, ट्यूबियालिस पोस्टीरियर एक मजबूत रस्सी की तरह उभर जाता है, जिससे पैर में प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन वाली विकृति पैदा हो जाती है। प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन वाली विकृति पैदा हो जाती है। द फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस tendon lies just behind the tibialis posterior tendon, which can seen when the toe are flexed. Flexor digitorum longus tendon ठीक tibialis posterior टेंडन के पीछे होता है और पैर की उंगलियों को मोड़ने पर इसे देखा जा सकता है। पैर की उंगलियों पर मोड़ने पर इसे देखा जा सकता है। The flexor hallucis longus tendon lies on the posterior aspect of the ankle joint, where it turns a groove of the posterior aspect of the talus between the medial and lateral tubercle as it crosses the ankle joint. फ्लैक्सर हैलुलिस लॉन्गस टेंडन टखने के जोड़ के पिछले हिस्से में होता है। टखने के जोड़ को पार करते समय यह टैलस के पिछले हिस्से पर मीडियल और लेटरल ट्यूबरकल के बीच एक खांचा यानी ग्रूव बनाता है। All of these tendons pass very close to each other and are protected by a synovial lining, which causes pain when inflamed behind the medial malleolus. ये सभी टेंडन एक दूसरे के बहुत करीब से गुजरते हैं और एक साइनोवियल लाइनिंग से सुरक्षित रहते हैं। मीडियल मेल्योरस के पीछे सूजन होने पर इसमें दर्द होता है। मीडियल मेल्योरस के पीछे होने पर इसमें दर्द होता है। द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी नॉर्मली रन्स बिटवीन द tendons of the flexor digitorum longus and the flexor hallucis longus and is of clinical importance as it is the main blood supply to the foot. Posterior tibial artery धमनी आमतौर पर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हाइलोसिस लॉन्गस के टेंडन के बीच से गुजरती है और चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पैर को मुख्य रक्त आपूर्ति करती है। The tibial nerve run just immediately posterior and lateral to the posterior tibial artery and is of clinical importance as it is the main nerve to the sole of the foot. टिबियल नर्व पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के ठीक पीछे और किनारे लेटरल की तरफ होती है और यह क्लिनिकली बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह पैर के तलवे की मुख्य नर्व है। ये हमारे पैर के तलवे की मेन नर्व है। The nerve and the artery are held to the tibia to form the tarsal tunnel which can be compressed to create neurovascular problem in the foot. यह नर्व और आर्टरी टिबिया से जुड़ी होती है और टार्सल टनल बनाती है। इस टनल पर दबाव पड़ने से पैर में न्यूरोवस्कुलर
नस और खून की नसों से जुड़ी समस्याएं होती हैं या हो सकती हैं। द लॉन्ग saphenous vein is seen visually anterior to the medial malleolus. लॉन्गेस्ट saphenous vein medial malleolus के ठीक आगे एंटीरियर दिखाई देती है। This may be used for an intravenous infusion when the vein is the upper limb are inaccessible। जब हाथ की नसों में इंजेक्शन या ड्रिप इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देना होता है तब इन वेन का इस्तेमाल किया जाता है। जोन 4 डोर्सल ऑफ द फुट बिटवीन द मेलियोली। मेलियोली के बीच पैर का ऊपरी हिस्सा डोर्सम। द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर passing from the medial to the lateral side are as follow। मीडियल से लेटरल साइड की ओर जाने वाली जरूरी सूचनाएं इस प्रकार हैं। द टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन, द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन, डोर्सलिस पेडिस आर्टरी एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन। टिबियलिस पोस्टीरियर टेंडन, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी और एक्सटेंडर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन। द टिबियलिस एंटीरियर टेंडन is the most medial structure and also the strongest dorsiflexor and inverter of the foot। टिबियलिस एंटीरियर टेंडन सबसे मीडियल संरचना है और यह पैर का सबसे मजबूत डोर्सिफ्लेक्सर और इन्वर्टर भी है। डोर्सिफ्लेक्सर और इन्वर्टर भी है। वीकनेस इन इट कॉज ऑफ फुट ड्रॉप। इसमें कमजोरी होने पर फुट ड्रॉप की समस्या हो सकती है। दिस कैन बी टेस्टेड easily by asking the patient to dorsiflexor foot when it become prominent as it inserts to the medial aspect of the base of the first metatarsal and the first cuneiform bone। इसकी जांच आसानी से की जा सकती है। मरीज से पैर को डॉर्सिफ्लेक्स ऊपर की ओर मोड़ने के लिए कहें जिससे यह टेंडन साफ दिखाई देने लगता है और क्योंकि यह पहले मेटाटार्सल और पहली क्यूनिफॉर्म हड्डी के बेस के मीडियल हिस्से से जुड़ता है। The exterior hallucis longus tendon lies just lateral to the tibialis anterior tendon and is palpated by asking the patient to dorsiflexor great toe। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन टिबियलिस एंटीरियर टेंडन के ठीक लेटरल यानी बाहर की तरफ होता है और मरीज से अपने पैर के अंगूठे को डॉर्सिफ्लेक्स करने के लिए कहकर उसे महसूस किया जा सकता है। दिस टेंडन इज वेरी यूजफुल इज इन टेंडन ट्रांसफर्स फॉर अ फुट ड्रॉप व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू द डोर्सम ऑफ द फुट। तो यह टेंडन फुट ड्रॉप के इलाज के लिए टेंडन ट्रांसफ़र में बहुत काम आता है जब इसे पैर के ऊपरी हिस्से यानी डोर्सम में ट्रांसफ़र किया जाता है। द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन लाई जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस एज
it lies at the ankle point. एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन एंकल जॉइंट एंड एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस के ठीक लेटरल होता है. डिस्टली splits into four slips, each of which insert into the dorsal part of the base of the distal phalanx of the toe. आगे की ओर डिस्टली यह चार हिस्सों में बट जाता है, जिनमें से हर एक पैर की उंगलियों की डिस्टल फ्लैंक्स के बेस के डॉर्सल हिस्से से जुड़ता है. These tendons can be palpated when the toe are extended. उंगलियों को सीधा एक्सटेंड करने पर इस टेंडेंस को महसूस किया जा सकता है. The dorsalis pedis artery. This artery lies between the extensor hallucis longus and the extensor digitorum longus tendon as it passes to supply the foot. डार्सिस पेडिस आर्टरी, ये आर्टरी एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडन के बीच गुजरती है और पैर को खून पहुंचाती है. दिस आर्टरी में बी अफेक्टेड इन वैस्कुलेचर डिजीज. वैस्कुलर बीमारी में यह आर्टरी प्रभावित हो जाती है. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में हम द टिबियल लिस एंटीरियर से पढ़ेंगे. ठीक है, ओके.